हम लोग स्थलाकृतियों का आज अंतिम क्लास है जिसमें पवन द्वारा बने स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। देखिए, अभी तक जितने साधनों द्वारा स्थलाकृतियाँ बनी हैं उसमें पवन के द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो सबसे कम होता है। अब ये सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि अन्य स्थलाकृतियों के निर्माण के आदर्श दशाएं बहुत स्थानों पर उपलब्ध रहती हैं, परंतु जो पवन है उसके द्वारा आदर्श दशाएं सिर्फ मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। पवन स्थलाकृतियों का निर्माण अन्य जगहों पे नहीं कर पाता है, जहाँ पे करता है वो डेजर्ट होगा वही। इसके पीछे कारण क्या है कि डेजर्ट के जो भूमि होती है वो खुलकी होती है, बलुआही होती है और पवनों के माध्यम से उसे बहुत आसानी से हटाया जा सकता है। बाकी अन्य जगहों पे जो गैर मरुस्थलीय हैं वहाँ पवन अपना बहुत अपरदनात्मक कार्य नहीं कर पाती हैं, इसलिए पवन द्वारा जो स्थलाकृतियों का निर्माण होगा उसका आदर्श दशा जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो आदर्श दशाएं हैं उसमें 3 प्रकार के प्रोसेस होंगे पवन के द्वारा। सबसे पहले वो अपरदन करेगा, इरोजन करेगा, किसका? बालू का या मिट्टी का। दूसरा कि जो अपरदन करेगा उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, परिवहन करेगा, यानी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह जमा करेगा। और तीसरा कि निक्षेपण करेगा, जमा करेगा। तो इस क्रम में इसमें भी अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में कुल 8 स्थलाकृतियों को देखेंगे और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां में हम लोग कुल 5 स्थलाकृतियों को देखेंगे। उसमें जहां तक अपरदनात्मक का पहला है वात गर्त ब्लो आउट। तो वात गर्त क्या है कि वायु यदि स्थल पर से, जो स्थलीय भाग उस पर से मिट्टी को हटा देता है, तो जब मिट्टी को हटाता है तो इससे जो है गड्ढे का निर्माण हो जाता है। और ये बहुत सारे गड्ढे अगर मिल जाते हैं, एक गड्ढा नहीं, बहुत सारे गड्ढे आपस में मिल जाते हैं, तो इस मिले हुए गड्ढे को ही जो हम लोग बात करते हैं ब्लो आउट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये आप स्थलीय भाग मान लीजिए और यहाँ पर जो है वो मिट्टी जमी हुई है और ये वायु की दिशा है, यानी वायु इस तरफ से बह रहा है। तो इस ढंग से बीच में गर्त का निर्माण हो जाए, गड्ढे का निर्माण हो जाए। तो ये वाला जो गर्तीय भाग है इसी को वायु गर्त बोलते हैं। ठीक है, सिंपल जमीन है, बलुआही जमीन है, हवा उसमें चल रही है, तो कोई हवा का दिशा इस ढंग से है कि जमीन पे ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, तो और एक फिक्स प्लेस पे, तो वहां पर का बालू या मिट्टी उठ जाता है और हवा के साथ बहकर चल जाता है और गड्ढे का निर्माण हो जाता है। तो वो जो स्पेसिफिक एरिया है वहां पर ऐसे ऐसे छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण होता चला जाएगा और बहुत सारे छोटे गड्ढे जब आपस में मिल जाएंगे तो वो बड़े गड्ढे को ही बात करते हैं, छोटे गड्ढे को बात कर नहीं बोलते। क्लियर? अब हो गया ज्यूगेन कि इसमें क्या होता है ज्यूगेन में कि कोई मरुस्थलीय भाग में जहां पर मरुस्थल है वहां पर ऊंचा पत्थर है और ये ऊंचा पत्थर जो है 2 रूपों में, एक जो ऊपरी वाला भाग है वो कोमल है और जो नीचे वाला भाग है वो कठोर है। ठीक है ना? तो ये कोमल भाग का अपरदन हो जाए, इरोजन हो जाए
और जब कोमल भाग का इरोजन होगा तो जो स्थलाकृति बनेगी वो इस ढंग से बनेगी। आप इसको मान लीजिए कि मरुस्थल है और इस मरुस्थल में दो मैपिंग बनाते हैं। इस ढंग का एक पत्थर जो है ऊपर उभरा हुआ है, ठीक है। अब इस पर यहां से अपरदन हो रहा है और यहां से वायु इस पर पड़ रही है। आधा आप इसको मान लीजिए कि ऊपर वाला भाग कोमल है और नीचे वाला भाग कठोर है, ठीक है। तो अब दूसरी आकृति कैसे बनेगी कि ये वाला भाग तो नीचे वाला अपरदन नहीं होगा, रह जाएगा, और ये ऊपर वाला भाग इस तरीके से द्वारनुमा आकृति बन जाएगी। जैसे रोशनाई का द्वार देखते हैं तो उस तरह से दवात इंक पॉट इंग्लिश में जो बोलते हैं, तो इंक पॉट, तो ये इंक पॉट की जो आकृति बनेगी इसी आकृति को हम लोग ज़्यूगेन के नाम से जानेंगे। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में दवात के नुमा आकृति जहां पर मिलेगी वो क्या कहलाएगी? ज़्यूगेन। आपको प्रश्न जो पूछा जाएगा कि दवात नुमा स्थलाकृति अगर मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाएगी तो किस नाम से जानी जाएगी? तो ज़्यूगेन नाम से जानेंगे। क्लियर? अब ये छत्रक शैल या गारा, इसमें क्या होता है कि जो पथरीला भाग है, इस पथरीले भाग का जो अपरदन होगा वो नीचे की ओर होगा, ठीक है। अब इसका परिणाम होगा कि नीचे वाला भाग अपर्दित होगा और ऊपर वाला जो बचा हुआ भाग रहेगा वो छाता के तरह, छत्रक के तरह दिखाई पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए छत्रक शैल या शिला, हाँ, छत्रक शिला। तो आप इसको मान लीजिए कि ये रेगिस्तान है, एक आकृति मानिए कि इस ढंग से है, एक खड़ा शैल है। अब देखिए कि जो यहां से अपरदन हो रहा है और यहां से नीचे की ओर अपरदन हो रहा है, तब क्या होगा कि ये आकृति इस ढंग से बन जाएगी, यानी नीचे वाला जो भाग है उसका अपरदन होगा, यह अपरदित भाग। तो ये क्या कहलाएगा? इसी को छत्रक शैल के नाम से जाना। क्लियर? अब आ जाइए यार्डन। ये यार्डन कैसे बनता है? कि कोई पथरीला भाग एक ओर से, सभी ओर से नहीं, एक ओर से उसका अपरदन होगा। तो जिस ओर से अपरदन होगा एक ओर से, वो चिकना हो जाएगा, ठीक है। रेगिस्तान में बहुत सारे रेगिस्तान ऐसे होते हैं जिसमें हवाओं की दिशा फिक्स होती है कि एक ही तरफ से हवा चलती है, दूसरी तरफ से हवा नहीं चलती। ऐसा अस्थाई पवन के कारण होता है, परमानेंट विंड के कारण। एक जगह निम्न वायु दाब है, दूसरी जगह उच्च वायु दाब है, तो उच्च वायु दाब से वर्ष भर एक ही तरफ हवा चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में एक ओर से जो हवाएं चलेगी वहां ये पथरीला भाग जो है वो चिकना हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर कि यहाँ पर खड़ा हुआ है ये पत्थर, ठीक है। अब हवा इस ओर से चल रही है तो ये क्या हो जाएगा? ये पत्थर को इस ढंग से चिकना कर देगा जिस ओर से हवाएं चल रही है। तो ये जो चिकना वाला भाग हो गया, यही भाग क्या कहलाएगा? यार्डन का। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस अगर अच्छे से समझते हुए चलिएगा तो आपको क्लास में ही याद होगा, ठीक है। अब अगला है इंसेलबर्ग। कि अगर रेगिस्तानी क्षेत्रों में, तो रेगिस्तानी क्षेत्र है
वहां कोई पत्थर गुंबद के तरह दिखाई, यानी गुंबदनुमा आकृति बन जाए। गुंबदनुमा आकृति का मतलब क्या कि ये मान लिया जाए रेगिस्तान है और इसमें इस ढंग से आकृति का निर्माण, इस ढंग से आकृति का निर्माण कब होगा कि दोनों ओर से अपर्दन होगा, एक ओर से अपर्दन नहीं होगा, तो गुंबद बन जाएगा। तो यही गुंबदनुमा जो आकृति है यही इनसेलबर्ग कहलाती है। यही गुंबदनुमा आकृति क्या कहला जाएगी? इनसेलबर्ग। अब आ जाइए होडो। तो होडो क्या है कि रेगिस्तान में जो खड़ा चट्टानी भाग है, यही खड़ा चट्टान होडो के नाम से जाना जाता है। अब ये क्यों बनता है खड़ा चट्टान? तो इसलिए बनता है कि चट्टान का कुछ भाग अंदर भूमि के अंदर धंसा हुआ है और थोड़ा भाग ऊपर की निकला हुआ। अब हवाएं चल रही हैं तो चट्टान का जो निचला भाग है उसमें से वायु हट गई बहुत गहराई तक, तो जो चट्टानी भाग है वो ज्यादा स्पष्ट रूप से ऊपर उठ करके चला है। तो स्पष्ट रूप से एकदम खड़े रूप में जो चट्टान रेगिस्तानी भाग में दिखाई पड़ेगा उसको हम लोग होडो के नाम से जाने। बाकी पूर्व में पढ़ चुके हैं कि उसमें अपर्दन जिस ढंग से होगा वो सब पूर्व की क्लास में, पूर्व के स्थलाकृति में हम लोग पढ़ चुके हैं। सिंपल वे में कोई चट्टानी भाग एक बिंब के रूप में खड़ा हुआ है, अगर एक शिला के रूप में खड़ा हुआ है, उसमें कोई उस शिले में अपर्दन नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग होडो के नाम से जानते हैं। अब जालीदार शिला क्या है कि रेगिस्तानी भाग में कोई पत्थर खड़ा हुआ, कोई पत्थर है और इस पत्थर की संरचना जो है मिश्रित चट्टान से, हर तरह के चट्टान बनते हैं। तो मिश्रित चट्टान में क्या होगा कि कोई उसका भाग कोमल होगा, कोई कड़ा होगा, ठीक है। तो इस मिश्रित चट्टान में जो कोमल वाला भाग होगा, जो कोमल भाग होगा वो बीच बीच से अपर्दित हो जाएगा। बीच बीच से क्या हो जाएगा? अपर्दित हो जाएगा, यानी इरोज कर जाएगा। और जो बाकी बचा भाग है वही बाकी बचा भाग जो पत्थर का है वो जाली के तरह दिखाई पड़ेगा। वही बाकी बचे भाग को जो है हम लोग जालीदार शिला या स्टोन लैटिस के नाम से उसको हम लोग जानेंगे। अब हुआ ड्राई काउंटर। तो देखिए होडो और ड्राई काउंटर में एक फर्क है कि दोनों की स्थलाकृतियां एक ही है, लेकिन ड्राई काउंटर में क्या होता है कि जो खड़ा पत्थर है, इस खड़े पत्थर के जो निचला भाग है, ये निचला भाग भी पथरीला होता है। यहाँ होडो में क्या था कि निचला भाग पथरीला नहीं था, बलुई था, तो बालू उड़ा दिया तो वो होडो बन गया। अब यहाँ पथरीला भाग है, यदि इस पथरीले भाग का अपर्दन होता है, इरोजन होता है, तो जो बचा हुआ खड़ा पत्थर है ये वाला, इसी को हम लोग ड्राई काउंटर बोलेंगे। तो ड्राई काउंटर और होडो ये दोनों आप समझ जाइए कि एक ही प्रकार की स्थलाकृति है, लेकिन दोनों की निर्माण प्रक्रिया अलग है। जो होडो होगा उसका धरातल बलुआही होगा और बालू उड़ने से जो स्तंभ बनेगा वो होडो कहलाएगा। और जो ड्राई काउंटर है उसमें जो स्थल होगा वो पथरीला होगा और पथरीला भाग के अपर्दन होने से जो बचा हुआ पथरीला भाग होगा उसको हम लोग ड्राई काउंटर के नाम से जानते हैं। तो ये 8 वो थे जो अपर्दनात्मक इरोजनल कृत्य से जो है वो स्थलाकृतियां बने। अब जो निक्षेपात्मक में है वो बालू का स्तूप। इसमें क्या होता है कि जो रेगिस्तानी भाग है, इस रेगिस्तानी भाग में
यदि कोई अवरोध आ गया, अवरोध स्वाभाविक सी बात है, कोई पथरीला ही चीज होगा या कोई भी चीज खड़ा हुआ है, मान लिया फोटो ही खड़ा हुआ है, ड्राई काउंटर ही खड़ा हुआ है, ठीक है, और इस अवरोध पर बालू का निक्षेप हो रहा है, यानी बालू का जमाव हो रहा है, बालू का जमा। ठीक है। तो बालू का जमाव होगा तो सब तरफ से जमाव होगा, तो बालू का जो जमाव होगा तो ये जमाव स्तूप की आकृति ले लेगी, ठीक है ना। अब जब स्तूप की आकृति लेगी तो इसी स्तूप को हम लोग बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। तो ये टेम्पोररी होता है, हट भी जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर है, ये एक जो है मान लिया पत्थर खड़ा हुआ है, तो क्या होगा, इसके चारों ओर जो है बालू ऐसे ऐसे जमने लगे, तो जमने लगेगा तो क्या बन जाएगा, यही स्तूप बन जाएगा, बालू का स्तूप बन जाएगा, ठीक है। अब लोएस, ये लोएस वर्ड जो है फ्रेंच वर्ड है, ये फ्रांस का शब्द है, और फ्रांस में लोएस एक गांव है एक्चुअली, वहीं से ये शब्द लिया गया है। लॉस एंजल्स दूसरा है, लॉस एंजल्स जो है अमेरिका में, ये लोयस है, ठीक है। लोयस एक गांव है फ्रांस का। यहाँ क्या होता है कि फ्रांस का एक गांव है और वहां से ये नामकरण लिया। इस गांव में क्या होता है कि जो स्थलीय भाग है, जो स्थलीय भाग है, इस स्थलीय भाग के ऊपर में जो ऊपरी लेयर है उसमें बालू जम जाता है, बालू बिछ जाता है, बिछ जाता है। अब ये जो बालू बिछेगा तो इससे एक मैदान का निर्माण होगा, और इसी मैदान को जो है वो लोएस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लोएस जो बोलते हैं तो इसका, इस लोएस पैदा तो हुआ है फ्रांस में, लेकिन लोएस मैदान का आदर्श रूप जो मिलता है हम लोग को वो चीन में मिलता है। तो ऑब्जेक्टिवली आया कि लोएस का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो चीन में, और वहां ये इसका जो बालू उड़ के आता है वो पीला होता है, पीले रंग का बालू होता है। तो बारिश भी वहां होती है उस मैदान में, तो बारिश हुई तो उसका पानी भी पीला हो जाता है। तो वहां से एक नदी बहती है, तो उस नदी का पानी भी पीला, क्योंकि पीला मैदान से जाता है, इसी कारण से वो बही हुई नदी को हम लोग पीली नदी बोलते हैं। लोएस के मैदान से चीन में एक नदी निकलती है, जिस नदी को इसी कारण से पीली नदी के नाम से जाना है, ठीक है। अब देखिए बरखान क्या है, तो बरखान भी ये बालू का स्तूप जो देख रहे हैं तो उससे मिलता जुलता है, लेकिन इसमें है क्या कि एक बालू के जमाव से, जो बालू का जमाव है वो त्रिकोणीय हो जाती है, या कह लीजिए कि कोणात्मक हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि इस ढंग से हवा चल रहा है तो बालू का जमाव ऐसे हो जाएगा, एक कोण यहाँ निकला रहेगा, एक कोण यहाँ निकला रहेगा, और ये बालू जो है ऐसे ऐसे जमा। ये जो कोणात्मक आकृति है, यही गुणात्मक आकृति जो है बरखान कहलाती है ऐसे। अब ये बजाडा, तो बजाडा कैसी आकृति है साहब, तो जो नदी में जो मंद ढाल होता है, नदी या समुद्री क्षेत्रों में जो बालू का मंद ढाल होता है, उसमें हम लोग पढ़े थे महासागरीय, इसमें सागरीय शिलाकृति में, तो उसको बीज बोलते हैं या रोधिका बोलते हैं। तो वो तो सागरीय जल के माध्यम से बन रहा है। अगर नदी के तट पर बालू का बिछाव पवनों के माध्यम से हो और उससे जो है वो स्लोप बन जाए, एक ढाल बन जाए, तो उस ढाल को जो है वो हम बजाड़ा के नाम से जानते
अब देखिए पलाया कहाँ बनता है, तो पर्वतों से जो घिरा हुआ भाग है चारों ओर से, पर्वतों से घिरा भाग को हम लोग बालसन बोलते हैं। चारों तरफ से पर्वत है ऐसे, और बीच पे स्थलीय भाग है, तो जाहिर सी बात है कि वो धंसा हुआ हो जाएगा क्योंकि पर्वतों से घिरा हुआ है। तो पर्वतों से घिरे हुए धंसे भाग को बालसन बोलते हैं। और बालसन में यदि जल भर गया, जल भरता है और फिर जल सूख जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है उस जल में नमक या और सारे किसी तरह की चीज होगी, तो एक लेयर के रूप में उसमें जमा हुआ दिखाई पड़ेगा। तो हर वर्ष ये होगा, हर वर्ष उसमें लेयर बनेगा। तो उस तरीके से बालसन में लेयर युक्त जो जमाव होता है मिट्टी का या नमक का, तो उसी जमाव को हम लोग पलाया के नाम से जानते। क्लियर? तो ये स्टूडेंट्स पवन के द्वारा बनी हुई स्थलाकृतियां है जो मैंने आपको बताया। तो स्थलाकृतियों से संबंधित जितनी भी चीज़ें थी, जितने साधनों के द्वारा स्थलाकृतियां बन रही थी, तो सभी का सभी हम लोगों ने अध्ययन किया। अब अगले क्लास में ज्योग्राफी का दूसरा सेक्शन पर्वत और पठार, ये सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। थैंक यू।